Okay, so let's start. Hi everyone, welcome to the fourth session of the Big Data Week being handled by Confizz as part of the Confizz Learning Series. Today's session, Introduction to HDFS, is going to be presented by Waqas Zia and Faiza Abid. They're both software engineers who have been working at Confizz for a couple of years and are experienced in their own fields. So a couple of rules during the presentation, keep your mics muted to avoid any disturbances. If you have any questions, you can turn on your mics and ask the presenters. At the end of the presentation, we are going to have a question and answer session to answer your questions in much detail later. So let's move towards today's session. Our first presenter is Waqas Zia. So Waqas, you start. Hello everyone, this is Waqas here, and thanks Tajalli for the introduction. So आज का सेशन हमारा इंट्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है। इस सेशन के अंदर इसकी डिटेल्स में जाने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ इस सारी सीरीज़ जो हम बिग डाटा वीक की कर रहे हैं उससे रिलेटेड और इस सेशन से रिलेटेड। हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में हमारे पास जो डाटा है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। अगर हम देखें पिछले 10 साल के अंदर हमारा डाटा जो है वो 2 बिलियन टेराबाइट से 175 बिलियन टेराबाइट्स पर इस वक्त पहुंच चुका है और ये इंक्रीज कर रहा है, ये कम नहीं हो रहा बिल्कुल भी। हमने डिसाइड किया कि हम जो है टेक्नोलॉजीज आ रही हैं हमारे पास, ये जो पहले हैं उनको एक्सप्लोर करें ताकि हम देखेंगे इतने बड़े डाटा को किस तरह हम जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। इस सीरीज़ के अंदर हमारा जो पहला सेशन है वो हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस सेशन से रिलेटेड मैं एक और चीज़ बताता चलूँगी, ये कोई भी इवन इफ के बिल्कुल आइडिया नहीं हो आपको हडूप का या बिग डाटा का, तो you can still follow this session. So it's really basic. It's a really basic introduction. Let's see what we are going to go on with today. सबसे पहले हम देखेंगे हडूप को कि हडूप क्या है। उसके बाद हम HDFS के अंदर जंप इन करेंगे डिटेल में कि HDFS क्या है, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं और वो किस तरह आपस में इंटरेक्ट करके इतने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को सपोर्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास आ गया हडूप एंड HDFS। हडूप हमारे पास एक जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग यूज़ करके डाटा को स्टोर करते हैं और उसके ऊपर जो है एप्लीकेशंस रन करते हैं। जो हम डाटा स्टोर करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड वे में हो रहा होता है, यानी इट इज़ पॉसिबल फॉर a single file to be stored on different computers. Secondly, because of this distributed system, हमारे पास जो डाटा स्टोरेज की पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा मैसिव हो जाती है और इसके साथ साथ इसकी प्रोसेसिंग पावर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। हडूप एज अ फ्रेमवर्क इस सारी चीज़ को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट अब हमारे पास हैं कि हडूप के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। हमारे पास हडूप के मेन कंपोनेंट्स में HDFS है, यान है, मैप रेड्यूस है। इस सीरीज़ के अंदर हम HDFS और यान कवर करेंगे और जो है वो मैं HDFS की डिटेल अभी आपसे शेयर करता हूँ। What is HDFS? HDFS is a file system designed for storing very large file with streaming data access patterns that are running on clusters of commodity hardware. इस डेफिनेशन के अंदर हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो वेरी लार्ज फाइल्स। जब हम कहते हैं कि वेरी लार्ज फाइल्स, तो इससे हमारा मतलब क्या है? इससे हमारा मतलब है कि फाइल्स जो है वो टेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ टेराबाइट्स में होंगी, इवन इससे भी बड़ी हो सकती हैं, जिसको ये HDFS सपोर्ट करेगा। फिर सेकेंडली हमारे पास है स्ट्रीमिंग डाटा एक्सेस पैटर्न्स। स्ट्रीमिंग डाटा का यूजुअली ये मतलब होता है कि हमारे पास जो है वो डाटा कंटिन्यूस फ्लो में जो है वो रीड या राइट होगा, ठीक है। अब जो HDFS है उसका एक इम्पॉर्टेंट रूल है जिसको वो फॉलो करता है एज अ प्रिंसिपल, वो ये है कि राइट वंस एंड रीड मल्टीपल टाइम्स। क्योंकि हम राइट वंस और रीड मल्टीपल टाइम्स कर रहे हैं, यहाँ पर जो डाटा एक्सेस है उसके लिए हमारे पास जो है वो ये स्ट्रीमिंग वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता।
उसके साथ हमारे पास जो है वो इसके अंदर HDFS के अंदर एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि हमारा फोकस इस चीज़ पे होता है कि हमारी जो एक फ़ाइल है या कोई भी डाटा है जो हमने स्टोर किया हुआ है, सो वो पूरी फाइल हम कितनी देर में रीड कर सकते हैं, रादर देन ये कि हम उसका एक चंक या उसका स्मॉल रिस्पॉन्स कितनी देर में ले सकते हैं। सो इन चीज़ों की वजह से हमारे पास जो है स्ट्रीमिंग डाटा एक्सेस पैटर्न्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन हम बात करते हैं कमोडिटी हार्डवेयर की। सो इस हडूप और HDFS से पहले जो हम बड़े डाटा को हैंडल करते थे उसके अंदर हमारे पास लार्ज सर्वर्स होते थे और वो उनकी भी एक लिमिटेशन होती थी। लेकिन हडूप जो सपोर्ट करता है वो रिलेटिवली सिंपल रिलेटिवली स्मॉलर मशीन्स के साथ हम जो है अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर सकते हैं। सो ये मतलब हमारा कमोडिटी हार्डवेयर है। देन जो HDFS है हडूप के अंदर वो एक फ्लैगशिप फाइल सिस्टम है, यानी हडूप आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो HDFS को सपोर्ट करता है। लेकिन हडूप हमें एक जो है एब्स्ट्रैक्शन भी देता है कि हमने अगर कोई और फाइल सिस्टम इसके साथ रन कर रहा है इस इकोसिस्टम के साथ, तो हम वो भी इसको रन कर सकते हैं। सो HDFS जो है इटसेल्फ उसकी दो टाइप्स की नोड होती हैं, नेम नोड, डाटा नोड। सो नेम नोड हमारी मास्टर होती है, डाटा नोड हमारी स्लेव्स होती है। इन नोड्स को हम फर्दर डिटेल में आगे देखेंगे। हमने पिछली स्लाइड पर डिस्कस किया कि जो है HDFS क्या कर सकता है, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ है जो HDFS इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाता। एक तो HDFS जो है मल्टीपल राइट सपोर्ट नहीं करता एक फाइल के ऊपर। So when you are writing a file, you write it once and read it many times. So there are no modifications there. दूसरा, अगर हमारे पास फाइल्स का साइज काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हो तो उसकी वो ऑप्टिमली उसको सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो स्टोरिंग अ लॉट ऑफ मेटा डाटा विद इट। फाइनली अगर हमने लो लेटेंसी डाटा एक्सेस करना है, जैसा कि मैंने जिक्र किया था स्ट्रीमिंग डाटा एक्सेस पैटर्न को डिस्कस करते हुए, तो वो HDFS उसके लिए भी जो है वो डिज़ाइन नहीं हुआ। मूविंग ऑन, हम हाई लेवल आर्किटेक्चर को देख लेते हैं HDFS के। सो लेट मी जस्ट टर्न ऑन द लेजर पॉइंटर। सो हमारे पास यहाँ पे तीन जो है वो मेन कंपोनेंट्स हैं HDFS के। एक नेम नोड है, डाटा नोड्स डिफरेंट हैं हमारे पास, और सेकेंडरी नेम नोड है। जो हमारा क्लाइंट होता है वो नेम नोड और डाटा नोड्स दोनों से इंटरेक्ट करता है। हम डिटेल में देखेंगे किस तरह उसकी इंटरेक्शन होती है, मगर हाई लेवल पे ये इस तरह वर्क कर रहा होता। सेकेंडली हमारे पास एक सेकेंडरी नेम नोड होती है, ठीक है। इस सेकेंडरी नेम नोड इसेंशियली नाम से हमें देख के लगता है कि ये जो है नेम नोड अगर नहीं चल रही होगी या कुछ उसके साथ मसला होगा तो हम सेकेंडरी नेम नोड यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। सेकेंडरी नेम नोड एज अ बैकअप क्रिएटिंग नोड जो है वो यूज़ होती है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि इससे हमारी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होती है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़। I think we have a couple of questions in chat. All right, so if there are any other questions, please ask, otherwise I'll move forward. Okay, so moving on. Just give me a second, there is an issue here. सो मूविंग ऑन, हम जाते हैं अपनी नेम नोड्स और डाटा नोड्स की तरफ कि ये एक्चुअली क्या है और किस तरह वर्क करती हैं। सो HDFS के सिस्टम के अंदर जो हमारी नेम नोड है ये एक मास्टर सर्विस है जो कि मेटा डाटा मेंटेन कर रही होती है, फाइल सिस्टम नेम स्पेस को मैनेज कर रही होती है और डाटा नोड्स को मैनेज कर रही होती है। जो मेटा डाटा है हमारे पास वो क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं जो कि एक फाइल के हैं। So I should mention here कि HDFS के अंदर जब भी हम कोई फाइल सेव करते हैं, it is divided into a number of blocks depending on the size of the file. So वो information जो है वो हमारी ये contain करती है name node।
सेकेंडली फाइल सिस्टम नेम स्पेस इसेंशली क्या है? फाइल सिस्टम नेम स्पेस हमारी एक हिरार्किकल जो है वो इंफॉर्मेशन, हिरार्किकल ऑर्डर में इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है कि हमारे पास कौन सी डायरेक्टरीज और कौन सी फाइल्स जो हैं वो एक्चुअली हमारे पास जो है वो टोटल HDFS सिस्टम के अंदर पड़ी हुई हैं। सो जितनी भी हमारी फाइल्स HDFS सिस्टम के अंदर पड़ी होती हैं उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो नेम नोड रखता है। और नेम नोड ये सारी चीज़ें जो है वो मेन मेमोरी में मैनेज कर रहा होता है, और ताकि जब भी अगर कोई नई फाइल राइट करनी है या कोई फाइल रीड करनी है तो वो क्विकली डिसाइड कर सके कि अच्छा फाइल किस डाटा नोड पे पड़ी हुई है, तो उससे हम जो है वो इंफॉर्मेशन लेके फाइल को फैच कर सकें। सेकेंडली इन चीज़ों की वजह से हमारी जो नेम नोड है वो सेंट्रल पीस बन जाती है, और अगर नेम नोड हमारी नहीं चल रही हो तो फिर जो है वो फाइल सिस्टम पूरा डाउन हो जाता है। उसके अलावा जो है एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू मेंशन दैट आई आल्सो प्रीवियसली मेंशन इज कि हमारी जो फाइल सिस्टम नेम स्पेस और मेटा डाटा है सारा वो मेन मेमोरी में मैनेज हो रहा था फॉर परफॉर्मेंस पर्पसेस। मूविंग ऑन, हमारे पास डाटा नोड है। डाटा नोड्स जो हमारे पास हैं ये वर्क हॉर्सेस होते हैं इस फाइल सिस्टम के। सो दे आर द वंस दैट आर एक्चुअली स्टोरिंग ऑल द ब्लॉक्स एंड ऑल द इंफॉर्मेशन। यहाँ पर अगर किसी क्लाइंट ने कोई डाटा रीड करना हो तो वो सबसे पहले नेम नोड से जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन लेता है, और उसके बाद डाटा नोड्स उसे जब पता चल जाता है किस डाटा नोड पे डाटा पड़ा है तो वो डायरेक्टली उससे कनेक्ट करके डाटा ले लेता है। फाइनली हमारे पास जो डाटा नोड है वो ब्लॉक क्रिएशन, यानी जो फाइल्स के अंदर हम ब्लॉक्स क्रिएट करके स्टोर करते हैं उसको सपोर्ट करती है। रेप्लिकेशन को सपोर्ट करती है। इन केसेस वेयर देयर इज डाटा नोड लॉस, तो हमारे पास मल्टीपल कॉपीज पड़ी होती हैं ताकि हम उनको यूटिलाइज कर सकें। और अगर हमने कोई ब्लॉक या कोई फाइल डिलीट करनी है तो उसका वो भी जो है वो डाटा नोड मैनेज करती है। उसके साथ डाटा नोड जो है वो कनेक्ट रहती है नेम नोड से, उसको ये स्टेटस देती रहती है कि जो है वो हार्ट बीट सेंड करती रहती है कि आई एम अलाइव एंड आई एम वर्किंग। उसके अलावा जो ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन होती है किसी भी डाटा नोड के ऊपर वो भी नेम नोड को सेंड होती है। सो कोई भी डाटा नोड अगर उसके पास 100 ब्लॉक्स हैं तो वो पीरियोडिकली उन 100 ब्लॉक्स के आईडीज या उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड करती है नेम नोड को, ताकि नेम नोड को पता हो कि एग्जैक्टली क्या किस नोड के ऊपर पड़ा हुआ। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है ऑडियंस आपसे, वो ये कि अगर हम सोचें तो हमारी नेम नोड जो है वो सारी चीज़ें मेन मेमोरी में रख रही है, मेन मेमोरी में सब कुछ मैनेज कर रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो बड़ा सेंट्रल पीस है। अगर नेम नोड फेल हो जाती है तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस तरह हम उस चीज़ को डील कर सकते हैं? एनी आइडियाज़, एनी सजेशंस? सो यहाँ पर जो है वो ज़ुबैर ने आंसर किया है इसको कि जो है वो हम चेक पॉइंटिंग क्रिएट करेंगे रेगुलर इंटरवल्स पे, विच इज़ राइट, एंड वी विल डिस्कस इट फर्दर। सो मूविंग ऑन, जो फर्दर पीस हैं कि किस तरह ये चीज़ अचीव होती है, किस तरह परसिस्टेंस या बैकअप क्रिएट करती है, वो फायज़ा एक्सप्लेन करेंगी। सो आई एम स्टॉपिंग माय स्क्रीन शेयर एंड फायज़ा विल go ahead from here. Thank you, Vikas. Let me share my screen. Okay. Thank you. So this is Faiza Abid here. As Vikas discussed कि हमारी नेम नोड जो है वो हमारी इन मेमोरी की स्टेट को अपने पास मेंटेन कर रही होती है, और देन द क्वेश्चन अराइज कि व्हाट इफ हमारी नेम नोड किसी वजह से फेल हो जाती है, कोई पावर फेलियर हो जाता है या फिर कोई और इशू हो जाता है जिसकी वजह से हमारी नेम नोड जो है वो फेल हो जाती है, तो ऑब्वियसली जो हमारी इन मेमोरी जो भी चीज़ होगी वो हमारी लॉस्ट हो जाएगी उस केस में।
तो इस सिनेरियो में हमारे पास कुछ HDFS में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि हमें इस चीज़ में हेल्प आउट करते हैं कि अब हम अपनी फाइल सिस्टम की स्टेट को किसी परसिस्टेंट स्टोरेज के ऊपर रख सकें। सो इस केस में हमारे पास एक आता है FSMH एंड देन कम्स द एडिट लॉग फाइल्स, जो कि हमारी मेटा डेटा की इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, अब हम फायदा, देख सॉरी लेते फॉर हैं कि इंटरप्शन, आपकी फुल स्क्रीन नहीं आ रही। कैन यू मेक इट फुल स्क्रीन प्लीज? इज फुल स्क्रीन। Faiza, you can start the slideshow. राइट साइड वाला है। Yes, this one, the rightmost one. I know I have done this, but is it still not properly visible? I think you can continue. मे बी नोट्स को थोड़ा सा नीचे से ड्रैग कर दें, ड्रैग कर फुल स्क्रीन ही होगा। Is it I think visible it's or fine. not? Yes, it is Yes, fine. yes, it's fine. Okay. So now let's see that what FSMH and added log files are. हमने एक्चुअली होता ऐसा है कि नेम नोड जो हमारी इन मेमोरी में फाइल सिस्टम की स्टेट होती है, उसका एक स्नैपशॉट लोकल हार्ड डिस्क के ऊपर जाके रख देती है, ताकि जब भी कभी हमारी नेम नोड रीस्टार्ट हो तो जो हमारी हार्ड डिस्क के ऊपर FSMH जो हार्ड डिस्क के ऊपर जो स्टेट पड़ी होगी वो मेमोरी में लोड हो सके और हमारी स्टेट जो है वो रिकवर हो सके। सो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक फाइल के अंदर मेंटेन रख रहा होता है जो कि FSMH कहलाती है, जिसके अंदर हमारी फाइल सिस्टम की स्टेट जो है वो मेंटेन हो रही होती है, उसका मेटा डेटा जो है इस फाइल के अंदर स्टोर हो रहा होता है, जो कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक जो है उसका मेटा डेटा अपने पास स्टोर कर रहा होता है। सो FSMH एक्चुअली अपने अंदर किस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है? FSMH अपने अंदर डायरेक्टरी से रिलेटेड और फाइल से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होते हैं उसके मेटा डेटा की इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर करता है। लाइक फाइल रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो कि हम FSMH के अंदर देख सकते हैं, उसके अंदर हो सकता है कि उसका रेप्लिकेशन फैक्टर मेंशन होता है, उसका मॉडिफिकेशन, एक्सेस टाइम वगैरह, परमिशंस वगैरह। इसके अलावा वो फाइल किन-किन ब्लॉक्स के ऊपर रिज़ाइड कर रही है, तो उन ब्लॉक्स के एड्रेसेस भी जो है हमारी इस फाइल में मेटा डेटा के तौर पे स्टोर हो रहे होते हैं। देन कम्स द डायरेक्टरीज इंफॉर्मेशन। तो डायरेक्टरी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन ये सेव कर रहा होता है वो मॉडिफिकेशन टाइम और परमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है जो अपने अंदर ये स्टोर कर रहा होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली किस तरह का होता है HDFS के ऊपर। बेसिकली FSMA जो है वो एक बाइनरी फाइल होती है जिसको कि हमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि हम उसको एनालाइज कर सकें और देख सकें कि किस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास हमारे HDFS के ऊपर या हमारे नेम नोड के ऊपर रिजाइड कर रही है। सो ये मैंने इसको XML फॉर्मेट में यहाँ पे शो किया हुआ है इस फाइल को कन्वर्ट करके। तो ये एक पीस ऑफ चंक मैंने यहाँ पे शो किया है जो कि हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और फाइल स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि हमारी डायरेक्टरी का नेम आ रहा होगा और उसकी टाइप यहाँ पे मेंशन होगी जो ये स्पेसिफाई कर रहा होगा कि इधर ये डायरेक्टरी है या ये एक फाइल है। देन इससे रिलेटेड Sorry जो for इसका Faiza, interruption I again. guess आपकी हाँ स्लाइड्स या स्क्रीन अपडेट नहीं हो रही। कैन यू स्टॉप एंड रीशेयर? ओके आई थिंक आपका जो रिज्यूम स्लाइड शो का ऊपर ऑप्शन आ रहा है आप वो कर सकते हैं। इज इट विजिबल नाउ? Yeah, but it's showing on the persistency in file system metadata. slide number Yeah, it's now updated.
Is the structure visible now? Yes. Yes, it's visible. Continue. Okay. सो हम ये देख रहे थे, हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि एफएस इमेज के अंदर हमारी डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर और हमारी फाइल का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर जो हमारे पास होता है उस पे हमारी डायरेक्टरी का नेम आ रहा होता है, उसकी टाइप जो है वो ये स्पेसिफाई कर रही होती है कि एक डायरेक्टरी है हमारे पास। देन उसकी मॉडिफिकेशन टाइम और परमिशंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास इस स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर हो रही होती है। अगर हम फाइल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो फाइल के स्ट्रक्चर में फाइल का नेम यहाँ पे स्टोर हो रहा होता है और साथ ही स्पेसिफाई कर रहा होता है कि ये एक फाइल है। देन इस फाइल का रेप्लिकेशन फैक्टर क्या है वो यहाँ पे स्पेसिफाई होता है। जैसे इस केस में हमारे पास हमारी इस फाइल का रेप्लिकेशन फैक्टर 1 है। देन देयर कम्स द मॉडिफिकेशन टाइम, एक्सेस टाइम, ब्लॉक साइज और ये कि ये जो हमारी फाइल है ये किन किन ब्लॉक्स के ऊपर रिजाइड कर रही है, तो वो सब ब्लॉक्स के एड्रेसेस जो हैं वो यहाँ पे मेंशन होते हैं। इस केस में हमारी ये फाइल जो है वो सिर्फ एक ही ब्लॉक के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही ब्लॉक का एड्रेस नजर आ रहा होगा। So this is how the FS image looks like. So now we will see the edit logs. What the edit log file is. Actually, जब भी हमारी हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं HDFS में, तो वो एज अ रिकॉर्ड या आप ये कह लें कि वो ट्रांजेक्शनल लॉग के तौर पे कंसिडर किया जाता है और उसकी एंट्री जो है एक फाइल में होती है जो कि एडिट लॉग फाइल कहलाती है। सो आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, लेट्स सपोज कि आपने कोई डायरेक्टरी क्रिएट की है या आपने कोई डायरेक्टरी डिलीट कर दी है, इसी तरह से आपने कोई फाइल ऐड की है या डिलीट किया है या किसी फाइल का आपने रेप्लिकेशन फैक्टर चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया है, तो ये सब जो है इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस हैं जिनको कि लॉग्स कंसिडर किया जाता है और ये सब एज अ ट्रांजेक्शनल लॉग्स जो हैं एडिट लॉग फाइल्स में इनकी एंट्रीज हो रही होती हैं। एडिट लॉग फाइल वैसे तो कंसेप्चुअली एक कंपोनेंट होता है, बट ये मल्टीपल फाइल्स के ऊपर कॉन्सिस्ट होता है जिनको कि डिफरेंट सेगमेंट्स कहा जाता है। और इन सेगमेंट्स में एक सेगमेंट ही सिर्फ ऐसा होता है जो कि एक्टिव होता है और जो भी इनकमिंग न्यू ट्रांजेक्शंस हो रही होती हैं हमारे HDFS के ऊपर, वो सब ट्रांजेक्शंस जो हैं वो उस एक्टिव सेगमेंट के ऊपर जाके लॉग हो रही होती हैं और बाकी सब जो एडिट लॉग फाइल्स होती हैं वो सब क्लोज हो चुकी होती हैं और सिर्फ एक सेगमेंट जो है वो एक वक्त में एक्टिव होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डायरेक्टरी जो है वो Sorry, Faiza, sorry to interrupt you, but we are not, the screen is not updating. I think you are on 18 slide and we are still seeing this 17. Faiza, आप ऑनलाइन वर्जन यूज कर ऊपर से enable editing कर ले। I think कैश को डाउनलोड let me share and मेरे एंड से सही चल रही थी, so let me share and I will just update the. Okay, so can you stop sharing? Okay. Yeah, I stop. Okay, so I'm here. Is this the correct slide you want to be on? Yes. Okay, please go on. Okay, so I'm talking about the edit logs. Edit logs actually हमारे ट्रांजेक्शनल लॉग्स जो भी हम ऑपरेशंस पर होते हैं अपने HDFS के ऊपर, वो एज अ ट्रांजेक्शनल लॉग जो है वो एडिट लॉग फाइल के ऊपर उनकी एंट्रीज हो रही होती हैं। और ये एडिट लॉग फाइल जो है वो मल्टीपल सेगमेंट्स के ऊपर जो है वो बेस करती है और इनमें से इन सेगमेंट्स में से सिर्फ एक ही ऐसा सेगमेंट होता है जो कि एक्टिव होता है कोई भी इनकमिंग ट्रांजेक्शन्स को अपने अंदर लॉग करने के लिए। सो लेट्स सपोज कि हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट की यहाँ पे फू के नाम से, ठीक है। नेम नोड ने उसको आइडेंटिफाई किया कि एक डायरेक्टरी क्रिएट की गई है, एक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, सो इट मीन्स कि एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म हुई है और उसने जाकर एडिट लॉग के जो एक्टिव सेगमेंट है उसके ऊपर जाके उसकी एक एंट्री कर दी है कि एक डायरेक्टरी क्रिएट की गई है। अब हम देख लेते हैं कि एडिट लॉग का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है तो वो किस तरह से हमारी एडिट लॉग फाइल्स के अंदर जाके जो है उसकी एंट्री होती है। अब यहाँ पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया मेक डायरेक्टरी का, हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट की HDFS के ऊपर जाके। सो दिस OP कोड विल रिप्रेजेंट कि हमने एक डायरेक्टरी को क्रिएट किया है। ये ऑपरेशन एक डायरेक्टरी क्रिएट का परफॉर्म हुआ है यहाँ पे। देन किस पाथ के ऊपर जाके वो डायरेक्टरी क्रिएट हुई है वो पाथ जो है वो यहाँ पे हमें शो हो रहा होता है। देन उसके ऊपर किस तरह की परमिशंस है हमारे पास उस डायरेक्टरी के ऊपर, उसकी इंफॉर्मेशन भी हमारे पास इसके अंदर
रिजाइड करती है इस एडिट लॉग फाइल के अंदर। हम इसको डिटेल में जो है वो आगे भी देखेंगे, एफएस इमेज को और एडिट लॉग को, कि किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं और किस तरह से इनके अंदर चेंज आता है। अब हम देखते हैं चेक पॉइंटिंग। बेसिकली चेक पॉइंटिंग क्या होती है? चेक पॉइंटिंग का प्रोसेस जो है वो एफएस इमेज और एडिट लॉग के मर्जिंग को चेक पॉइंटिंग कहा जाता है एचडीएफएस के केस में। हमने देखा कि एफएस इमेज जो है वो हमारी फाइल सिस्टम की स्टेट को हार्ड डिस्क के ऊपर मेंटेन करती है फॉर द परसिस्टेंट स्टोरेज, जबकि एडिट लॉग जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि जब भी हम कोई न्यू ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसकी जो लॉग्स होंगी वो एडिट लॉग अपने अंदर मेंटेन कर रहा होगा। तो अब अगर हमारी नेम नोड किसी वजह से फेल हो जाती है तो उसको रीस्टार्ट होके वापस अपनी स्टेट पर आना होगा इन मेमोरी में, ताकि वो अपनी उस स्टेट को वापस मेंटेन कर सके। सो उस केस के लिए हमें चेक पॉइंटिंग की जरूरत पड़ती है कि ताकि हम अपनी परसिस्टेंट स्टोरेज हमारे पास मेंटेन हो और हमारा कोई भी डेटा लॉस ना हो रहा हो। अब ऐसा होता है कि जब भी हमारी ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म हो रही होती है, हमारी एडिट लॉग फाइल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। सो इस केस में ये ज़रूरी होता है कि हमारी एडिट लॉग फाइल जो है वो पीरियोडिकली एफएस इमेज के अंदर मर्ज होती रहे, ताकि हमारी स्टेट जो है वो हार्ड डिस्क के ऊपर मेंटेन होती रहे, जो भी अपडेटेड स्टेट है। इसके अलावा चेक पॉइंटिंग हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमारे क्लस्टर जो है उसकी हेल्थ जो है वो मेंटेन रह सके और हम अपनी नेम नोड को वापस रिकवर कर सकें, उसकी स्टेट को दोबारा से रिकवर कर सकें। So this is the process in which FS image and edit logs are combining and go through the process of the checkpointing and then create a new FS image file based on the edit logs which are going to be merged into the FS image file. Okay. So in checkpointing with name node, there are two possible approaches. One possible approach वो ये हो सकती है कि हमारी इन मेमोरी में जो भी फाइल सिस्टम की स्टेट है उसको हम पीरियोडिकली हार्ड डिस्क के ऊपर जाकर राइट करते रहें, ठीक है, ताकि एक नई एफएस इमेज वहाँ पे मेंटेन होती रहे और हमारी स्टेट जो है वो हार्ड डिस्क के ऊपर अप टू डेट रहे। एक अप्रोच तो ये है। सेकेंड अप्रोच जो है वो ये हो सकती है कि हमारे पास जो एडिट लॉग फाइल्स मेंटेन हो रही हैं हम उनको पीरियोडिकली एफएस इमेज के ऊपर अप्लाई करते रहें वहां तक कि हमारी लेटेस्ट स्टेट जो है वो पहुंच जाए, ठीक है। लेकिन नेम नोड के साथ करने में इन दोनों अप्रोचेस के साथ कुछ इश्यूज हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं इन अप्रोचेस के। आप में से कोई बता सकता है कि इन अप्रोचेस को यूज करते हुए क्या ड्रॉबैक हो सकता है अगर हम नेम नोड को यूज करके इन अप्रोचेस के थ्रू चेक पॉइंटिंग कर रहे हो? एनी आइडिया विद एनी ऑफ द अप्रोच? Okay, let's see what are the drawbacks of these two approaches. Okay, हमारी फर्स्ट अप्रोच जो हमने अभी देखी वो ये थी कि हम इन मेमोरी की स्टेट को पीरियोडिकली हार्ड डिस्क के ऊपर जाकर राइट करते रहें। अच्छा, उस केस में जो प्रॉब्लम आ सकती है वो ये है कि जब हमारा डेटा डिस्क के ऊपर राइट हो रहा होगा तो हमारी नेम नोड कोई भी जो फाइल सिस्टम के ऊपर कोई भी अगर ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रही होगी तो वो उसको एंटरटेन नहीं करेगा। उस केस में हमारी नेम नोड जो है वो रीड ऑनली हो जाएगी, हमारा फाइल सिस्टम जो है उस केस में रीड ऑनली स्टेट में चला जाएगा, बिकॉज वो उस वक्त चेक पॉइंटिंग को कंप्लीट करने के प्रोसेस से गुजर रहा होगा और वो उसको विदाउट एनी इंटरप्शन कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। हमारी कोई भी नई जो ट्रांजेक्शन होगी वो एंटरटेन हो ही नहीं सकेगी इस केस के अंदर। अगर हमारे लार्ज सिस्टम्स हैं तो वहाँ पे ये चीज़ हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगी। अगर पीरियोडिकली ये प्रोसेस होता रहे तो बार बार के इंटरप्शन की वजह से हमारी सर्विसेज जो हैं वो डाउन होती रहेंगी इस केस में। फिर हमारी सेकेंड अप्रोच जो थी वो अभी हमने देखी कि हम पीरियोडिकली जो हमारी एडिट लॉग फाइल्स हैं उनको ही एफएस इमेज के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दें थ्रू नेम नोड। अच्छा, उस केस में इशू ये हो सकता है कि सिंगल नेम नोड के केस में अगर हमारी सिंगल नेम नोड है तो क्या होगा कि अगर हमारा सिस्टम जो है ह्यूज सिस्टम है, हमारे लार्ज क्लस्टर्स हैं,
तो क्या होगा कि जब हमारी FS इमेज जो है वो लोड होकर मेमोरी में आएगी और देन एडिट लॉग फाइल जो है उस पर अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे, तो ये बहुत मेमोरी इंटेंसिव जो है उस केस में हो जाएगा, और इसकी वजह से हमारे सर्वर की परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगी। इवन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे सारे रिसोर्सेज जो हैं वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाए और हमारी नेम नोड है डाउन हो जाए। सो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कि हम चेक पॉइंटिंग को नेम नोड के बजाय किसी डेडिकेटेड नोड के थ्रू जो है वो करें। सो HDFS हमें एक कंपोनेंट प्रोवाइड करता है विद द नेम ऑफ सेकेंडरी नेम नोड। जैसा कि वकास ने पहले बताया कि हमें इसको नेम नोड के साथ कंफ्यूज नहीं करना है कि अगर नेम नोड को कुछ इशू हो जाता है, वो फेल हो जाती है, तो सेकेंडरी नेम नोड आकर जो है वो उसकी जगह ले लेगी और उसके काम परफॉर्म करना शुरू कर देगी। ऐसा नहीं होगा। सेकेंडरी नेम नोड जो है वो इंटायरली डिजाइन ही जो है वो चेक पॉइंटिंग के लिए हुई है, ठीक है। और इसका काम जो है वो यही है कि इसने एडिट लॉग्स को FS इमेज के ऊपर जाकर पीरियोडिकली मर्ज करना है ताकि हमारी एडिट लॉग फाइल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना करना शुरू कर दें। इसको अब सेकेंडरी नेम नोड चेक पॉइंटिंग किस तरह से परफॉर्म कर सकता है? दो कंडीशंस होती हैं, दो कंडीशंस के बेस पे ये ट्रिगर हो सकती है चेक पॉइंटिंग। इधर कि आप स्पेसिफाई कर दें कोई टाइम इंटरवल कि जैसे ही वो टाइम इंटरवल रीच हो तो चेक पॉइंटिंग स्टार्ट हो जाए सेकेंडरी नेम नोड के थ्रू। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि हम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ही स्पेसिफाई कर दें। सो जैसे ही एडिट लॉग जो है उन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन तक रीच करेगा तो सेकेंडरी नेम नोड जो है वो एडिट लॉग्स को रिप्ले करना शुरू कर देगी FS इमेज के ऊपर। सो दीज आर द टू अप्रोचेस जिनके थ्रू जो है हम सेकेंडरी नेम नोड के थ्रू जो है वो चेक पॉइंटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सेकेंडरी नेम नोड जो है वो एक सेपरेट एक्सटर्नल मशीन के ऊपर रन हो रही होती है और इसको उतने ही रिसोर्सेज की जरूरत होती है जितने कि एक नेम नोड को होती है। इसको काफी ज्यादा मेमोरी और CPU यूटिलाइजेशन की जरूरत होती है। देन सेकेंडरी नेम नोड जब चेक पॉइंटिंग परफॉर्म करता है तो उस केस में वो FS इमेज का बैकअप अपने पास रखता है, ताकि इन केस अगर नेम नोड फेल हो जाती है या नेम नोड पे कोई इशू आ जाता है तो बैकअप के तौर पे नेम नोड के पास वो FS इमेज या फाइल सिस्टम की जो स्टेट है वो मेंटेन पड़ी हो। हम देख लेते हैं कि सेकेंडरी नेम नोड जो है वो चेक पॉइंटिंग किस तरह से परफॉर्म करता है और सेकेंडरी नेम नोड और नेम नोड के दरमियान ये कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह से होती है चेक पॉइंटिंग के दौरान। हमने देखा कि देयर आर टू ट्रिगर ऑप्शंस जिनके थ्रू जो है वो हमारी चेक पॉइंटिंग परफॉर्म हो सकती है। लेट्स सपोज उनमें से कोई एक कंडीशन जो है वो हमारी मीट हो गई है तो सेकेंडरी नेम नोड के ऊपर जो है वो चेक पॉइंटिंग का प्रोसेस ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी नेम नोड जो है वो नेम नोड को मैसेज भेज देगा कि वो चेक पॉइंटिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो नेम नोड क्या करेगा इस केस में? नेम नोड के पास एक जो एक्टिव सेगमेंट है एडिट लॉग्स का, जो कि अभी हमने पहले डिस्कस किया, जिसको कि एडिट्स इन प्रोग्रेस फाइल कहा जाता है HDFS की टर्मिनोलॉजी में, वो उसको क्लोज कर देगा जो भी उस टाइम पे इन प्रोग्रेस एडिट लॉग फाइल होगी, और एक नई एडिट लॉग फाइल जो है उसको क्रिएट कर देगा, ठीक है। और वो क्या करेगा इसके बाद, जो भी उसके पास ट्रांजेक्शन आईडीज होंगी FS इमेज की और एडिट लॉग फाइल की लेटेस्ट, उनको सेकेंडरी नेम नोड को प्रोवाइड कर देगा। सेकेंडरी नेम नोड क्या करेगा? सेकेंडरी नेम नोड द नेम नोड को मैसेज भेजेगा कि वो FS इमेज और वहां तक जो उसने ट्रांजेक्शन आईडीज उसको भेजी है वहां तक एडिट लॉग फाइल जो है उसको प्रोवाइड कर दे। सो नेम नोड FS इमेज और एडिट लॉग फाइल्स जो है वो सेकेंडरी नेम नोड को दे देगा और सेकेंडरी नेम नोड जो है उन तमाम एडिट लॉग फाइल्स को FS इमेज के ऊपर रिप्ले करना शुरू कर देगा ताकि करंट अप टू डेट स्टेट तक जो है FS इमेज मेंटेन हो जाए। जब ये रिप्ले का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो एक नई FS इमेज जो है हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। जब ये क्रिएट हो जाएगी देन सेकेंडरी नेम नोड प्राइमरी नेम नोड को मैसेज भेज देगा कि उसने FS इमेज को अपने पास क्रिएट कर लिया है, सो वो अब उससे ले सकता है। प्राइमरी नेम नोड सेकेंडरी नेम नोड से वो FS इमेज गेट कर लेगी और उसको सिग्नल भेज देगी कि उसने अपने पास उसकी कॉपी मेंटेन कर ली है। सो एट द एंड जब ये चेक पॉइंटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी नेम नोड और हमारी सेकेंडरी नेम नोड दोनों के पास हमारी फाइल सिस्टम मेटा डेटा की जो स्टेट है वो FS इमेज के थ्रू यहाँ पे मेंटेन हो रही होगी। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस जिसके थ्रू हमारी चेक पॉइंटिंग होती है with the help of the secondary node. Now I will request Vakas to please continue with the demonstration and let us know how things are actually happening on the Hadoop cluster. So over to you, Vakas. Thanks, Faiza. Let me stop sharing my screen and go to the demo part. So
I'm just going to share my desktop. Let me know when it's visible. It's visible. Okay. So before jumping into the demo, मैं ये थोड़ा सा सेटअप कर देता हूँ कि ये चीज़ हमने किस तरह इसको एक्चुअली सेटअप किया. सो हमने जो ये हडूप की कॉन्फ़िगरेशन सारी सेटअप की हुई है, ये हमने एज़्योर की VM के ऊपर की हुई है और एक सैंडबॉक्स्ड वर्जन हमने किया हुआ. सो अगर हम इस वक्त देखें कि इसके ऊपर कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं, तो हमारे पास काफ़ी डिफरेंट प्रोसेसेस आ जाते हैं. लेकिन जो प्रोसेसेस हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट हैं वो है नेम नोड और डाटा नोड. ठीक है. सो ये दो प्रोसेसेस वो हैं जो कि हमारे लिए चल रहे हैं. सो यूजुअली ऐसा नहीं होगा. यूजुअली ये नेम नोड एक डिफरेंट मशीन पर रन कर रहा होगा और डाटा नोड्स की अलग अलग मशीन्स होंगी. लेकिन फॉर दिस डेमो पर्पस एंड फॉर दिस स्टैंड अलोन वर्जन वी आर वर्किंग on them as processes just to see कि हमारे पास क्या हो रहा है. ठीक है. So in case you have any questions in between, you can ask during the demo as well. So let's get started. ये मैंने डॉकर के ज़रिए जो है वो इसको सेटअप किया हुआ. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि हमारे पास जो नेम नोड है वो किस तरह अपने पास डाटा स्टोर करता है, क्या क्या अपने पास स्टोर करता है. सो बाय डिफ़ॉल्ट नेम नोड की ये डायरेक्टरी होती है हमारे जो है वो हमारी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर. और इसके अंदर हमारे पास जो है वो लिस्ट देखते हैं हमारी कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं. सो हमारे पास कुछ एडिट्स की फ़ाइल पड़ी हुई हैं, FSMH की फ़ाइल पड़ी हुई हैं, एडिट XML, FSMH XML, सीन, टेक्स्ट आईडी और वर्जन. सो एक एक करके इनको देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये हैं क्या और ये किस तरह वर्क कर रही हैं. सो जिस तरह फायज़ा ने बताया था कि हमारे पास जो एडिट लॉग है उसके डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं. सो इसेंशियली ये जो सारी एडिट्स की फ़ाइल हैं ये एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं एडिट लॉग के. ठीक है. प्लस अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी नंबर्स ऐड हुए हैं एडिट्स की फ़ाइल के अंदर. सो ये जो नंबर है ये ट्रांजैक्शन आईडीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. सो हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वो इसके अंदर जो है वो लॉग की जाएगी. ठीक है. सो इस वाले एडिट लॉग के सेगमेंट के अंदर ट्रांजैक्शन 1 से लेके 1943 तक के जो है वो लॉग की गई थी, जो कि यहाँ पर आ रहा है. ठीक है. फिर हमारे पास एक होता है इन प्रोग्रेस एडिट लॉग्स का सेक्शन. ठीक है. ये वो सेक्शन ये एक्टिव सेगमेंट है, सेक्शन नहीं सेगमेंट, ये एक्टिव सेगमेंट है. इस सेगमेंट के अंदर जो है 1140 से लेके आगे जितनी भी 4033 से लेके आगे जितनी भी ट्रांजैक्शंस आ रही हैं वो सारी की सारी इसके अंदर मौजूद हैं. सो कोई भी नई ट्रांजैक्शन होती है, हम कोई फाइल ऐड करते हैं, कोई रिमूव करते हैं, तो उसको इसके अंदर जो है वो एडिट लॉग के अंदर उसकी एंट्री जानी चाहिए. ठीक है. सो अब हम देखते हैं कि हमारे पास करंटली जो है वो इस सिस्टम के ऊपर क्या फ़ाइल पड़ी, कि कौन सी फाइल्स पड़ी हुई. सो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने /temp वाले फोल्डर के अंदर देखा है कौन कौन सी फाइल्स हमारे पास मौजूद हैं. सो हमारे पास ये कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करता चलूँ कि अभी हम जो है इस टर्मिनल को एज ए क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं. सो हम टर्मिनल की जो कमांड्स एक्सेस करने के लिए वो यूज़ कर रहे हैं. लेकिन ये HDFS किसी जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के API के ज़रिए भी आप एक्सेस कर सकते हैं. सो आप जावा में कोड लिख सकते हैं इसको एक्सेस करने का. सो दैट ऑप्शन इज़ अवेलेबल. दिस इज़ जस्ट अ क्लाइंट दैट वी आर यूटिलाइजिंग फॉर दिस डेमो. सो दूसरा अगर हम देखें इसी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास FS image के नाम से कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं. ठीक है. ये वो एग्जैक्ट फाइल सिस्टम नेम स्पेस और मेटा डाटा यहाँ पर जो है वो परसिस्टेंटली स्टोर हुआ हुआ है. ठीक है. सो ये वो फाइल सिस्टम इमेज है, FS इमेज है, जो कि चेक पॉइंटिंग के ज़रिए क्रिएट होती है. और अगर कोई नोड का नेम नोड का फेलियर हो तो वो इसको यूज़ करके जो है दोबारा अपने नेम नोड को अप करता है. इसलिए हमारे पास जो है वो ये सेव हो रही है. ठीक है. अच्छा, उसके अलावा हमारे पास एक scene_txid की भी फाइल पड़ी हुई है. अगर इसको हम देखें तो scene_txid के अंदर इस वक्त 114033 जो है हमारे पास एक ID पड़ा हुआ है. अच्छा, इसका मतलब ये है कि
ये फाइल ये कंटेन कर रही है कि लास्ट जो हमने चेक पॉइंट क्रिएट किया था जो 114032 था, ठीक है, उसके बाद कौन सी ट्रांजैक्शन आई है, ठीक है। सो इन केस अगर कोई फाइल लॉस भी हो जाती है एडिट लॉग्स में से, ठीक है, तो हमें पता हो कि हम कुछ मिस नहीं कर रहे हैं, और अगर मिस कर रहे हों तो वो नोटिफाई हो सके। सो ये हमारे पास फाइल्स हैं। अब हम देखते हैं ये हैं कि ये फाइल्स किस तरह इन पे इफेक्ट पड़ता है जब हम एक्चुअल एडिशंस करते हैं न्यू फाइल से। सो हमारे पास एक मैंने फाइल क्रिएट की हुई है न्यू फाइल 5 के नाम से, न्यू फाइल 5.txt के नाम से मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की हुई है। इसके अंदर सिंपल ये डाटा मौजूद है, ठीक है। अब मैं इस फाइल को जो है अपनी HDFS के अंदर राइट करवाऊँगा, ठीक है, और फिर देखूँगा कि इसेंशियली हमारी फाइल सिस्टम इमेज के ऊपर ये डाटा एडिट लॉग के ऊपर क्या इसका जो है वो इफेक्ट होता है। सो आई विल गेट इट हेयर एंड इफ़ वी सी कि अब हमारे पास क्या स्टेट पड़ी हुई है, तो हमारे पास ये नई फाइल जो है वो उधर मौजूद होगी, ठीक है। सो वी हैव दिस फाइल नाउ, ठीक है। अब हम दोबारा आते हैं नेम नोड की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पे और देखते हैं कि एक्चुअली क्या इफेक्ट हुआ। सो जो हमारी इन प्रोग्रेस फाइल है वो यहाँ पर अपडेट हुई है, ठीक है। वो हमें कैसे पता चल रहा, अगर हम देखें तो दिस इज इट्स 12:14 एंड यहाँ पे 7:14 जो कि GMT टाइम है उसके ऊपर ये अपडेट हुई थी। तो सर्वर का टाइम GMT के ऊपर चल रहा है, इसलिए हमारे पास ये जो है वो 5 आवर डिफरेंस आ रहा है। सो ये अभी अभी अपडेट हुई है, जबकि अगर हम फाइल सिस्टम इमेज सबसे लेटेस्ट देखें, ठीक है, तो वो जो है वो अपडेट नहीं हुई हुई, वो जो है वो पुरानी ही चल रही है। सो अब हम देखते हैं अपनी इन प्रोग्रेस फाइल को व्यू करते हैं और देखते हैं क्या हमारी न्यू फाइल जो है इसके अंदर ऐड हो गई है। सो हमारी जो ये इन प्रोग्रेस की एडिट फाइल है ये बाइनरी फॉर्मेट में होती है, तो हमें इसे पहले कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। सो इसके लिए हम XML फॉर्मेट चूज़ करते हैं। सो मेरी चीट शीट जो मैंने यहाँ पे मेंटेन की हुई है उसके अंदर हम जो है उसके अंदर से मैं ये कमांड एक टूल है जो कि ये कन्वर्जन करता है, वो कमांड लेके आई विल जस्ट कन्वर्ट दिस एंड क्रिएट दिस एडिट XML फाइल, ठीक है। और उसके बाद हम इस v कमांड एडिटर से इस एडिट XML फाइल को खोलते हैं और देखते हैं कि क्या इसके अंदर न्यू फाइल 5 ऐड हुई है, ठीक है। सो हमारे पास इसके अंदर न्यू फाइल 5 ऐड हो गई है और वो अब एडिट लॉग का पार्ट बन चुकी है, ठीक है। मूविंग ऑन, अगर हम इसको क्विट करें और अब हम ये देखेंगे हमारी FS इमेज तो अपडेट नहीं हुई है। तो अगर FS इमेज में हमने ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करवाना है कि नेक्स्ट टाइम जब हम हमारा कभी भी जो है वो स्टार्ट हो नेम नोड तो इजीली हम FS इमेज से ही लोड कर सकें, तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो उसके लिए इसेंशियली हम यूज़ करेंगे चेक पॉइंटिंग, ठीक है। सो सबसे पहले जो फाइजा ने बताया था चेक पॉइंटिंग का तरीका कि हम जो है नेम नोड के ज़रिए कैसे चेक पॉइंटिंग क्रिएट करते हैं उसको देख लेते हैं। सो हमारे पास जो है ये चेक पॉइंटिंग करने के लिए हमें कुछ ऑपरेशंस करने पड़ते हैं जो कि HDFS यूज़र का जिनको एक्सेस अभी हासिल है इस सेटअप के ऊपर। सो वील गो देयर एंड देन वील एंटर सेव मोड। अच्छा, सेव मोड हमारी प्रेजेंटेशन में नहीं मेंशन था, तो जस्ट टू एलैबोरेट, सेव मोड के अंदर ये होता है कि सेव मोड के अंदर हमारी जो HDFS है, ठीक है, वो it stops taking any new files, so you can read files from it in save mode, but आप कुछ नया ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वही ड्रॉबैक है जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये हमारी जो है HDFS वो यूजेबल नहीं रही while we are creating a checkpoint in this way, ठीक है। So ये हम checkpoint create कर दिया हमने। If before leaving we will again make it come out of safe mode, so हम दोबारा इसके अंदर हमने फाइल्स ऐड करनी है तो हम कर सकें। If we exit and come back and we look, then there has been a change here। हमारे पास जो FS image है, ठीक है, वो पहले भी 2 थी अभी भी 2 हैं, ठीक है, लेकिन एक FS image यहाँ पे अपडेट हो गई है, ठीक है, जो रिसेंटली अभी अपडेट हुई है 17 के ऊपर। सो यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट नेम नोड 2 FS इमेज जो है वो मेंटेन करता है अपने पास। सो
हुआ ये कि जब हमने एक नई चेक पॉइंट क्रिएट किया तो उसने ये एफ एस इमेज क्रिएट कर दी और एक जो सबसे पुरानी एफ एस इमेज थी उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। सो अब हम ये देखते हैं कि ये जो अब एफ एस इमेज क्रिएट हुई है इसके अंदर जैसा कि हमने डिस्कस किया था हमारे पास इसके अंदर न्यू फाइल जो हमने 5 ऐड की थी उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हम इसको रीडेबल बना के अब चेक करते हैं कि क्या इसके पास वो इंफॉर्मेशन है। So let me just rename it, and if we convert it. Waqas, sorry to interrupt you. Audience, if you have any questions about this demo, you can ask the presenters. I think there have been some. So okay. There, yeah. If there are any question, please feel free to ask. You can continue. Okay. Now, अब हम देखते हैं कि ये जो एफ एस इमेज हमने क्रिएट या अभी हुई थी चेक पॉइंटिंग से, क्या इसके अंदर वो इंफॉर्मेशन मौजूद है जो कि हमने अभी डिस्कस किया, यानी न्यू फाइल की इंफॉर्मेशन। सो वील डू दिस एंड अगेन वील सर्च फॉर आवर न्यू फाइल 5.txt, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ न्यू फाइल 5 आ गई और ये उसी फॉर्मेट के अंदर आ रही है जो कि फाइजा ने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर भी जो है वो शो किया था। हमारे पास उसका नेम आ रहा है, टाइम आ रहा है, परमिशन आ रही है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर अवेलेबल हैं और इसके साथ अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक भी अवेलेबल है कि इसका ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक का आईडी अवेलेबल है। क्योंकि ये फॉर डेमो पर्पस था तो हमने बहुत छोटी फाइल ली थी इसलिए इसका एक ही ब्लॉक है, वरना अगर ये बड़ी फाइल होती जीबीज में होती तो इसके मल्टीपल ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। सो इफ वी कम बैक एंड सी के जो हमारा ओवरऑल प्रोसेस था उसने क्या अचीव किया, उसने जो है वो हमारी चेक पॉइंटिंग ने ये एफ एस इमेज को अपडेट कर दिया ताकि हम नेम नोड को जब दोबारा रीस्टार्ट करें तो ये वाली जो नई फाइल ऐड की थी ये हमारे पास सिस्टम के अंदर मौजूद हो और हम इसको जो है वो ट्रैक कर सकें। साथ में जैसा कि मैंने आपको पहले भी सीन वाली फाइल के अंदर दिखाया था, इसकी भी हमारे पास एंट्री अपडेट हो गई है और अब उसने कहा है कि मेरे पास जो सबसे लेटेस्ट ट्रांजैक्शन है वो 119106 है। सबसे लेटेस्ट नहीं, जो चेक पॉइंट के बाद सबसे लेटेस्ट ट्रांजैक्शन है वो ये है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि जो सेकेंडरी नेम नोड है अगर उसके ज़रिए हमने चेक पॉइंटिंग करनी हो तो वो कैसे परफॉर्म होगी। तो उसके अंदर भी दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम जो है अपनी चेक पॉइंटिंग जो है सेकेंडरी नेम नोड से थ्रू फोर्स परफॉर्म कर सकते हैं, यानी हम बाय फोर्स उसे कहते हैं कि आप जो है वो चेक पॉइंट क्रिएट कर दो। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास जो है हमें ऐड नहीं करना हमें स्टॉप नहीं, सेफ मोड में नहीं लेके जाना पड़ेगा अपनी नेम नोड को। सो आवर सिस्टम विल बी वर्किंग, वी कैन ऐड फाइल्स हेयर, वी कैन गेट फाइल्स फ्रॉम हेयर एंड वी कैन परफॉर्म दोज ऑपरेशन meanwhile our checkpoint is created. So ये हमारा secondary name node का फ़ायदा है। So यूजुअली हमारे पास अभी तो ये मैंने फोर्स करके यहाँ पे रन किया फॉर दिस डेमो पर्पस, लेकिन यूजुअली ये ऐसे रन नहीं होती। यूजुअली हमारे पास हम जो है सेकेंडरी नेम नोड को स्टार्ट करके रखते हैं और वो इस कमांड से स्टार्ट हो जाती है। हम इसको स्टार्ट करके रखते हैं और वो ट्रिगर्स की बेसिस पे चलती है। जैसे कि फायजा ने बताया था, हमारी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस या इंटरवल्स के बाद वो ऑटोमेटिकली किक ऑफ होती है, वो उस चेक पॉइंट को क्रिएट करती है और हमारे पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाती है। सो इफ़ वी एग्जिट फ्रॉम हेयर एंड लुक एट द डायरेक्टरी, सो हमारे पास एक और एफ एस इमेज आ गई है बेस्ड ऑन दैट फोर्स्ड चेक पॉइंट फ्रॉम सेकेंडरी नेम नोड दैट वी क्रिएटेड, और हमने उसे सेव मोड में जाए बगैर क्रिएट किया था, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं डेमो से। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू गाइस कैन ओपन योर माइक एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन एंड यू नो वी कैन गो थ्रू द क्वेश्चंस। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, क्या ये जो सी हडूप है इसमें क्या ये मल्टीपल नेम नोड्स को नहीं वो कर सकता है हैंडल? अच्छा, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पर ये हैंडल कर सकता है मल्टीपल नेम नोड्स,
लेकिन हमारे पास जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर एक क्लस्टर के अंदर एक ही नेम नोड होती है, ठीक है। लेकिन एक फेडरेशन का इनका कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर हम ये वाली चीज़ भी ऐड कर सकते हैं कि जो है मल्टीपल नेम नोड्स होंगी और मल्टीपल नेम नोड्स जो है वो मल्टीपल डेटा नोड्स को मैनेज कर रही होंगी। सो फाइल सिस्टम नेम स्पेसेस को मैनेज कर रही होंगी मल्टीपल। इसके अंदर मैं एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करते चलूँ जो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हमारे पास क्या लिमिट है कि कितनी डाटा नोड्स जो हैं वो सपोर्ट हो सकती हैं, ठीक है। सो वो वर्चुअली कोई लिमिट नहीं है, लेकिन उसकी लिमिट डिपेंड करती है नेम नोड की साइज़ के ऊपर। सो अगर नेम नोड हमारे पास, क्योंकि नेम नोड ने सारी चीज़ें मेमोरी में रखनी है, सो उसको उसके पास इतनी मेमोरी होनी चाहिए कि वो जितनी पॉसिबल डाटा नोड्स हैं उनको सपोर्ट कर सके। सो इन केस अगर हमें एक लिमिट से ज़्यादा डाटा नोड्स रखनी पड़े जो नेम नोड नहीं सपोर्ट कर सकता, तो हम उस ऑप्शन पे जा सकते हैं कि हम मल्टीपल नेम नोड्स रख लें। आपका क्या नाम था जिन्होंने सवाल पूछा? Usama. Usama, thanks Usama for the question. Did I answer your question? Yeah, just Sama, I want to add here. What Waqas has said is true for Hadoop 3.0, but if you go back, like for example, the most prevalent version to industry we use or version 2.0, I'm not sure how many people have upgraded to 3.0. तो उसमें एक लिमिट थी और उसमें एक ड्रॉबैक भी था जो वकास ने mention किया कि in a one cluster you have one active name node. You can have backup name nodes who high availability में जब setup करते हैं तो you can have many, but at one time there's one can be one. उसको उन्होंने address किया जिससे federated जिससे बताया, but in Hadoop 3.0 I think probably in the upcoming versions they will further address that, and आपके पास एक you can have multiple name nodes उस cluster में। और दूसरा जो लिमिट का क्वेश्चन है, दैट्स ट्रू फॉर 3.0 अगेन। लाइक से Hadoop 1.0 में जो लिमिट थी वो आई थिंक 1000 नोड्स की थी, और which जब उन्होंने they made improvements in resource management, वो लिमिट there is still a limit. I don't exactly remember, but I think it's in tens of thousands, but there's still a एक लिमिट है, but 3.0 में they have addressed that, so probably आपको इतने बड़े नो क्लस्टर्स नहीं चाहिए होंगे जितनी आई थिंक उन्होंने लिमिट 3.0 में उसको एक्सटेंड की है। अच्छा, तो फिर मल्टीपल नेम नोड्स की सपोर्ट आ गई है, तो फिर ये क्या जो है चेक पॉइंट वाली जो चीज़ है ये रिडंडेंट हो जाएगी? नहीं, एग्जैक्टली ये रिडंडेंट नहीं होगी बिकॉज इट्स अ लिटिल सेपरेट फ्रॉम दैट। सो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक सेकेंडरी नेम नोड मल्टीपल नेम नोड्स आ गई हैं, उनकी जो है वो उनके लिए काम कर रही है। सो हम एक पॉइंट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है क्लियर करने वाला वो ये कि हमारे पास जो मल्टीपल नेम नोड्स भी होंगी वो डिफरेंट डाटा स्टोर कर रही होंगी, वो सेम डाटा नहीं स्टोर कर रही होंगी उस सेटअप के अंदर भी, ठीक है। तो उनके लिए हमें डिफरेंट बैकअप्स भी चाहिए होंगे। Does that make sense? यानी जो सेकेंडरी नेम नोड का काम है उनके लिए अलग अलग हमें करना पड़ेगा। सही हो गया, ठीक है सर, थैंक यू। Anyone else with a question? So there is a question from Zubair in the chat. Okay, so I'll repeat the question and then I'll answer it. So he says, as the name node has all the information about data, so when we access file from HDFS in a cluster, will all the data get passed, routed through the name node to the client? That's a very good question, Zubair. So इसके अंदर एक्चुअली ये है कि जो नेम नोड है वो सिर्फ फैसिलिटेट करता है ये बताने में कि एक्चुअल डेटा जो है वो किधर पड़ा हुआ, ठीक है। सो उसको पता है कि कौन सी डाटा नोड के ऊपर जो पर्टिकुलर डाटा क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है वो पड़ा हुआ। वो कनेक्शन मेक करने के बाद नेम नोड जो है वो उसको डायरेक्ट कर देता है डाटा नोड्स के ऊपर, और वो जो एक्चुअल डाटा
जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है वो बिटवीन क्लाइंट एंड डाटा नोड हो रहा होता है. सो नेम नोड उसके अंदर जो है वो इट्स नॉट टनलिंग थ्रू नेम नोड. Name node is just facilitating. Does that answer your question, Zubair? जी, थैंक यू. अच्छा, तो इसी से मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन है, ये जो भी आपने बात की कि जिस तरह हमने काफका में देखा था उमर के सेशन में, उसमें उसने बताया था कि हम किसी भी नोड से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे सारी जो सी इंफॉर्मेशन है वो पड़ी होती है. क्या इसमें भी क्या ऐसी है कि हम किसी भी नोड से अगर हम कनेक्ट हो जाए तो हमें पता हो कि यार कौन सा डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, मतलब वो जो मेटा डाटा जो हम नेम नोड से ले रहे हो किसी हम वर्कर नोड से ले लें? नहीं, वो वाला जो मेटा डाटा है वो नेम नोड के ऊपर ही पड़ा होगा. सो वो इसके अंदर, दैट्स व्हाई नेम नोड इज सो इम्पोर्टेंट एंड सॉर्ट ऑफ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इन दिस सिस्टम, कि वो मेटा डाटा को मेंटेन करना इस आर्किटेक्चर में जो है वो नेम नोड का ही काम है. अच्छा, just to add, जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में जिस तरह वकास ने स्टार्ट में बताया कि ये जो Hadoop का सेटअप एंड दिस वर्क्स ऑन मास्टर स्लेव, राइट? सो Kafka का जो क्लस्टर सेटअप है that doesn't work in master slave principle. मास्टर स्लेव में मास्टर का यही काम होता है कि मैनेजिंग द स्लेव्स, और फिर किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि स्लेव्स पे, तो वो फिर इट हैज टू कम टू मास्टर, और मास्टर इज काइंड ऑफ अ सर्विस डिस्कवरी टाइप का पीस देता है आपको सर्विसेज. तो काफका का जो है वो आर्किटेक्चर डिफरेंट है, वो मास्टर स्लेव फॉलो नहीं करता. सही है, थैंक यू. Thanks, Tazaz. So, does anyone else have a question for me or Faiza? I do have a question. Yes. Sorry, please go. ये अभी टर्मिनल से आपने बोला था ये एज ए क्लाइंट यूज हो रहा है. सो अगर दो क्लाइंट्स एक ही टाइम पे सेम फाइल को एक्सेस कर रहे हैं TFS में, तो क्या होगा? मतलब अगर एक क्लाइंट एक्सेस कर लेता है पहले, तो कोई लॉकिंग मैकेनिज्म है या ऐसा कुछ है इसके अंदर? दूसरे क्लाइंट भी अगर एक्सेस करता है तो क्या होगा? So I think that will be accessible to, so because it's write once and read many times architecture, so जो data है वो नहीं change हो रहा वहाँ पे, ठीक है? So data वही है. So multiple clients, so like हमारे system में भी यही होता है, हम जब अगर कोई file खोलें तो उसको edit mode में multiple लोग नहीं खोल पाते, लेकिन उसको read mode में multiple लोग खोल पाते हैं. So same will apply here. I am not 100% certain about. Sorry, probably question किन्होंने पूछा था जी? Can you? हमना जी. अच्छा, if I understand, आप ये पूछें आपका access के points of view से, right point of view से. अच्छा, so I can answer. Right में ये होता है जी HDFS में कि the file will not be visible to the person या other readers until it's उसका file handler close हो जाता है, right? So वो the way it's written कि जी file जो है जब तक उसका file handler close नहीं होता तो वो एक temp directory में आप it's पड़ी होती है, और जब तक वो उसका हैंडलर क्लोज है, तो वंस इट्स उसका हैंडलर क्लोज हो जाता है तो फाइल इज मूव टू जहाँ पे नॉर्मल जहाँ पे उसको होना चाहिए. तो विच मीन्स कि जी के वो जो प्रॉब्लम है, मल्टीपल राइटर्स तो होंगे नहीं क्योंकि एक फाइल पे एक सिंगल है, और उसमें लिमिटेशंस भी हैं कि हाउ मेनी मल्टीपल ओपन फाइल हैंडलर्स यू कैन हैव एट वन टाइम. वो आप क्लस्टर्स पे सेटअप होता है. रीड पे रीडर्स को वो फाइल तब विजिबल होगी व्हेन इट्स मूव टू इट्स परमानेंट लोकेशन, और वो तभी होगा जबकि वो उसका राइट का फाइल हैंडलर क्लोज हो जाएगा. तो I think Vakas, these we are probably in the next session, which is on Tuesday, which is regarding files, right? So we are addressing these kind of questions in that session, right? If I'm Yeah, we are. But you know, I think you can have multiple reads. Just to final conclude that point here, you can have multiple reads because it's just data sitting there and nobody is editing it.
एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है, जो जितने भी ऑब्जेक्ट स्टोर्स हैं, चाहे आप क्लाउड के देख लें या HDFS के या HDFS सपोर्टेड जितने भी स्टोरेज सिस्टम्स हैं, उसमें जो है द फाइल्स जो है ना वो इम्यूटेबल होती हैं, which means कि जी आपने once you have closed the file handler, तो आपके पास you can't modify that file. अगर आपको modifications करनी है, append करनी है उसमें, तो you read the previous file and then you append new data at the end of that, लेकिन that will be a separate new file. अब वो existing file पे नहीं आप करेंगे. So Amna, does that answer your question? Yes. Okay, thank you for asking. So I think there was one more question coming in. Yeah, that was the question was regarding the updates in the file. So yes, we cannot update the file in HDFS, but there was some recent improvements. I mean, these were the improvements were from maybe from Uber. So they actually open sourced a tool. I mean, which actually may make it compatible to update files inside HDFS. So if you have any thoughts on that or anything. I think I will have to explore that tool. So thanks for bringing that up. Maybe as Itizaz can add on that. I think Amir, क्या tool का what's the benefit of that? मतलब क्या फायदा? So yes. Why So would actually, you want to update anything? So actually वो कुछ क्योंकि इसमें तो HDFS में हम तो अपडेट कर ही नहीं सकते. I mean that's a drawback. और वो I mean करना भी I mean it's a headache. तो उसके लिए जो अच्छा, let's assume कि आप okay, let's have a question कि जी आप करना क्यों चाहेंगे update? आप So for let's say example, if you are creating a data lake, right? तो yes. data lake में आपने raw storage के तौर पे where you want to store the raw data which you have मतलब आपने रख दिया, वो stream होके आया या आपके किसी और CRM system से या कोई और से marketing system या anything किसी और आप किसी data warehouse से आपने move किया, right? Once the data is there, the idea was कि जी के वो data as it is पड़ा हुआ है. Yes. ठीक है. If you want to touch that data, अब उसके ऊपर governance के अच्छे खासे issues आ जाए. Why would normally जब आप lake design करते हैं on the raw layer, you don't give access to any person क्योंकि how would you maintain the governance? उसमें जब आप layering करते हैं lakes के अंदर, तो उसमें ये होता है कि you have to think यार मेरी हर layer पे मैं किसको access दूंगा. तो the point is कि जी अगर आपने raw layer पे file आपने write कर दी, तो in which why would you want to update that file? अगर आपने कोई update करना है data, you create a new file, right? And then you delete the old one. Yes, but yes, you don't definitely yes. तो yes, तो उन्होंने मेरे ख्याल में वही जो एक लेयर बनाई थी, इसी के ऊपर दो के लेयर इसको एडिट्स को हैंडल करती थी. फॉर एग्जांपल आई डोंट नो, मतलब मैंने उसको एक्सप्लोर नहीं किया कि वो किस तरह करती थी, तो लेकिन उन्होंने उनका यूज किया था एक स्पेशल जिसके अंदर उन्होंने इंफॉर्मेशन अपडेट करना होती थी. चलिए ठीक है, अब वी विल हैव अ लुक. आप अगर पोस्ट कर दें ग्रुप चैट में, एंड देन डेफिनेटली I will post. definitely it's interesting to know. Thanks Amir for asking. Anyone else? Do we have more questions from the audience? Okay, so I think we can wrap up the session now. Thank you so much, Vikas and Faiza, for presenting today. It was a really informative session, and the question and answer session was pretty interactive as well. Our next session in the Big Data Week will be held on coming Tuesday. It's called File Handling in HDFS, and it will be a continuation of this session. We'll just go into more details of HDFS. So stay tuned for that. Thank you for attending today. Thank you for participating, and thanks Vikas and Faiza for giving us the session today. And that's it from the Big Data Week. Okay, thanks to Tajalli for having us. Thanks, Tajalli.
Thank you.